हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस। तो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया उसका प्रिंसिपल और उसके दो प्रोसेसेस जैसे आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फ्रेगमेंटेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकेंड पार्ट में हमने सिर्फ पढ़े दो टॉपिक्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब हम थर्ड पार्ट में पढ़ने वाले हैं लाइगेशन ऑफ जीन विद वेक्टर। वेक्टर के साथ जीन को ज्वाइन करना। वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा व्हीकल होता है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है। मतलब ये जीन अकेला खुद से नहीं जाता, इसको एक वेक्टर चाहिए अंदर जाने के लिए, होस्ट के अंदर एंटर करने के लिए। तो वो जैसे कि वेक्टर जैसे प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाज, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट कर सकें, तो ये लेके जाते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो जैसे आप बैक्टीरियोफाज क्यों होता है? बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ इट्स जीनोम विद इन बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियोफाज यूज़ किया जाता है। और कुछ प्लाज्मिड्स 1 या 2 कॉपीज पर सेल होते हैं, जबकि कुछ प्लाज्मिड्स 15 से 100 कॉपीज पर सेल भी होते हैं। इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद वेक्टर जैसे कि बैक्टीरियोफाज एंड प्लाज्मिड डीएनए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे। वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज जितने उन्हें बना पाएंगे। अब एक वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? वेक्टर का साइज छोटा होना चाहिए ताकि वो इजीली जा पाए। उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए एक रीजन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा? एक ऐसी साइट जहाँ पर रेप्लिकेशन शुरू होगी, रेप्लिकेशन बिगिन होगी। ऑल्सो कंट्रोल करता है ये कॉपी नंबर को। फिर एक सिलेक्टेबल मार्कर होता है। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं? एक ऐसे जीन, वेक्टर्स के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं विच हेल्प इन डिफरेंशिएशन बिटवीन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासिलिन का ही दूसरा नाम है, और क्लोरोएम्प्रिनिकोल एक्सेट्रा। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं आपके। रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, यानी फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर पाएँ हम, ऐसे रिस्ट्रिक्शन साइट हो। हाई कॉपी नंबर होना चाहिए और होस्ट के अंदर स्टेबल होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली होस्ट में स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, छोटा साइज होना चाहिए और रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। अब हम एग्जांपल देखते हैं वेक्टर्स। दो हमने पढ़ लिए हैं, जैसे प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, प्लाज्मिड्स, रेट्रोवायरस, एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमेफिशियंस, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर्स के। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर, दैट इज PBr322। पी यानी कि प्लाज्मिड। 1977 में दो साइंटिस्ट थे, बॉलिवर और रोड्रिगोज, जो कि PBr को भी डिफाइन करते हैं, जैसे बी और आर यहाँ पर इस बॉलिवर और रोड्रिगोज को दिखा रहे हैं। ये दो साइंटिस्ट है। और 322 क्या है? स्पेसिफिक नंबर है किसी भी पर्टिकुलर प्लाज्मिड का। अब प्लाज्मिड ये कैसा दिखता है? तो देखो यहाँ पर इसकी PUV साइट 2 होती है, ये साल 1 होता है, ये BAM H1 होता है, और यहाँ पे आपका हिंद 3 रीजन होता है, यहाँ पर CLAV1 होता है, ये ECO-R1 है, PVU1, PST1, और ये वाली साइट जो है वो आपकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होती है, और ये वाली साइट आपकी टेट्रासिलिन रेजिस्टेंट होती है। तो ये आपका, और यहाँ पर होता है आपका ओरी रीजन यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये आपके PBr322 का स्ट्रक्चर है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज़्यादातर ये कि साइंटिस्ट के नाम बताओ, कौन कौन से दो साइंटिस्ट थे। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। सबसे पहले तो ये आपका RDNA कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, वही जो हमने पहले भी पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन वाले में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, अब रिकॉम्बिनेंट क्या है और ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको, आइडेंटिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन जैसे सबसे पहले आप आइसोलेशन करोगे, DNA को आइसोलेट करोगे, फिर उसको कट करोगे। कट कैसे करोगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, लाइगेज यानी DNA लाइगेज की मदद से लाइगेशन करोगे डिज़ायर्ड जीन के लिए, और रिजल्ट आपको मिल जाएगा RDNA यानी रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया। तो ये तो आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हुआ। उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरिया सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराना। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये दो तरह से डिवाइड होते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेंट्स, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन होते हैं? जिसके अंदर प्लाज्मिड एंटर हो गया वो होता है ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें प्लाज्मिड एंटर नहीं हुआ वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है या नहीं, कौन सा है, क्या है? तो इसके लिए वेक्टर में जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस हो गया। तो एक किसी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मीडियम में ग्रो कराओगे, जैसे कल्चर लिया, उसको एम्पिसिलिन में ग्रो कराया। तो जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो होते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। जो बैक्टीरिया ग्रो कर गए दैट आर ट्रांसफॉर्मेंट। जो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करे वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, मतलब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, जिसमें प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। अब रिकॉम्बिनेंट्स को कैसे
कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इनके लिए सब ट्रांसफॉर्मेंट्स रिकॉम्बिनेंट तो नहीं होते, लेकिन कुछ के पास नॉर्मल प्लाज्मिड होता है और कुछ के पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है। तो इसके लिए आप ब्लू वाइट स्क्रीनिंग करोगे लैग जीन। जैसे पहले तुमने वेक्टर PBr322 यूज़ कर रहे थे, तो तुम PBr322 यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है इन सबको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इनको आइडेंटिफाई करने में वो टाइम लेता है। इसके लिए तुम इंस्टेड उसकी जगह पे तुम PUC8 यूज़ करोगे, PUC8 प्लाज्मिड, जिसमें ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एम्पिसिलिन पार्ट होता है और ये लैग जीन होता है। इसमें आप ब्लू वाइट स्क्रीनिंग से करोगे, मतलब ये कलर की मदद से आपको समझा देगा कि क्या रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, जो ब्लू कॉलोनीज बन गई तो मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उसमें लैग जीन इंटैक्ट रहा, मतलब ऐसा का ऐसा रहा। वाइट कॉलोनी बनी तो मतलब रिकॉम्बिनेंट है, मतलब जो डिज़ायर्ड जीन था वो डिस्टर्ब कर देगा लैग जीन को। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये ब्लू जो लैग जीन है वो प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो एक्स गैलेक्टोज को प्रोडक्ट यानी कि ब्लू कलर में चेंज कर देता है। अगर वो ब्लू कलर में चेंज हो गया तो मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वहाँ पर लैग जीन का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो इंटैक्ट रहा। वाइट कॉलोनी तब बनती है जब लैग जीन डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो 2 टाइप की कॉलोनीज देखने को मिली आपको, जैसे ब्लू और वाइट। ये भी पता लग गया कि ब्लू नॉन रिकॉम्बिनेंट के रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें लैग जीन इंटैक्ट रहा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने कन्वर्ट होकर सबस्ट्रेट से कलर प्रोडक्ट में ब्लू कलर प्रोडक्ट दे दिया। दूसरी कॉलोनी थी रिकॉम्बिनेंट वाली, जो कि वाइट कॉलोनी थी, जिसमें लैग जीन जो है वो डिस्टर्ब हो गया और डैमेज हो गया, तो कोई कलर प्रोड्यूस हुआ नहीं, मतलब वाइट रहा और कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं था। इसमें सबसे पहले आपने देखा कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्ट हुआ है DNA, RDNA कंस्ट्रक्ट हो गया। फिर तुमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करा रहे थे, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन और इसका कंसेप्ट चेक किया। अब हम जीन क्लोनिंग भी करते हैं, तो जीन क्लोनिंग की ही एक टेक्निक है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, जीन क्लोनिंग की ये टेक्निक है जिसमें फॉरेन DNA को किसी स्पेसिफिक जीन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इस इंसर्शन की वजह से वो ओरिजिनल जीन इनएक्टिवेट हो जाता है। तो अब तक हमने ये सारी स्टोरी पढ़ी, जो भी ब्लू वाइट कॉलोनीज बनी, तो ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में ही था जीन क्लोनिंग की टेक्निक। इसमें क्या हुआ, अगर तुमने जैसे इसमें एक प्लाज्मिड था, मान लो एक प्लाज्मिड है, लैग जीन आपका प्लाज्मिड है, ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एक एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज में कन्वर्ट हुआ, अगर फॉरेन DNA लैग जीन के अंदर इंसर्ट कर दिया तो लैग जीन डिस्टर्ब होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट होने से वो ऐसी कॉलोनीज देता है, वाइट कॉलोनीज देगा। जिसमें फॉरेन DNA इंसर्ट हुआ, लैग जीन एक्टिव रहेगा तो ब्लू कॉलोनीज मिलेगी। इस टेक्निक का पर्पस यही था, रिकॉम्बिनेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से आइडेंटिफाई या फिर सिलेक्ट करना। अब हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पढ़ लिया, जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की आइडेंटिफिकेशन करी। अब हम जानते हैं कि कुछ और वेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे तुमने प्लाज्मिड पढ़ लिया है, PUC8 पढ़ा, PBr322 पढ़ लिया। तो अब देखते हैं कुछ और भी वेक्टर्स हो सकते हैं क्लोनिंग करने के लिए एनिमल और प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहला जो आपके NCERT में मेंशन है वो है एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, जो कि प्लांट के लिए है, और रेट्रोवायरस जो कि एनिमल्स के लिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस जो कि नेचर का जेनेटिक इंजीनियर है, प्लांट्स में होता है। इमेजिन करो एक बैक्टीरिया है जो नेचुरली प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। इसके पास एक स्पेशल ट्यूमर इंड्यूसिंग TI प्लाज्मिड होता है उसकी सेल्स में, जो अपने DNA को ट्रांसफ़र करके क्राउन गैल डिजीज़ कर देता है। साइंटिस्ट ने, अब देखो ट्विस्ट क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने इस डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया को ही इसी नेचुरल एबिलिटी को स्मार्टली यूज़ कर लिया। उन्होंने TI प्लाज्मिड से डिजीज़ कोजिंग जीन तो हटा दिया और उसकी जगह पे डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट कर दिया। अब जब एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है तो डिजीज़ नहीं होती, बल्कि हमारा डिज़ायर्ड जीन प्लांट जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है। इसी वजह से एग्रोबैक्टीरियम को नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर भी कहा जाता है। जैसे तुम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस में BT कॉटन, गोल्डन राइस और ये सब। फिर आता है सेकंड जो है रेट्रोवायरस। अब बात करते हैं एनिमल सेल्स की। यहाँ पर साइंटिस्ट रेट्रोवायरस को वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। रेट्रोवायरस की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के DNA में परमानेंटली इंसर्ट कर सकता है, लेकिन नेचुरली रेट्रोवायरस डिजीज़ भी कोज कर सकता है। इसलिए साइंटिस्ट इसकी डिजीज़ कोजिंग जीन्स रिमूव कर देते हैं और उनकी जगह पे डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट कर देते हैं। अब मॉडिफाइड रेट्रोवायरस एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है और डिज़ायर्ड जीन को होस्ट DNA में इंटीग्रेट कर देता है बिना कोई डिजीज़ फैलाए। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके जीन थेरेपी और कुछ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन में किया जाता है। अब देखा प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, एनिमल के लिए रेट्रोवायरस। अब वेक्टर तो आपका ये है जीन डिलीवरी व्हीकल। ये बेसिकली एक व्हीकल है जो ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है इधर से उधर। मेन फंक्शन
इसका डिजायर्ड जीन को टारगेट सेल के अंदर सेफली ट्रांसफर करना। अब हम बात करते हैं 6 प्रोसेस यानी होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के। होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फॉरेन डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि होस्ट सेल उसके डीएनए को रेप्लिकेट या फिर एक्सप्रेस कर सके। तो इसके लिए आपको बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे हीट शॉक केमिकल मेथड दिया जाता है, हीट शॉक ट्रीटमेंट। हीट शॉक ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपका हाइड्रोफिलिक जैसे डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है तो वो नहीं चाहता कि वो बैक्टीरिया सेल वॉल को क्रॉस करे, तो हम डाईवेलेंट कैटायन यानी कि कैल्शियम को डाल देते हैं। जैसे ये डीएनए था इसके साथ हम कैल्शियम डाल देते हैं, कैल्शियम था वो डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा जैसे डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और फिर ये डीएनए को पुश कर देगा होस्ट यानी इकोलाई में। तो बैक्टीरिया यहाँ पर कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, मतलब उसको उसके अंदर डालने के लिए उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आप आइस का ट्रीटमेंट दो, सबसे पहले उसको आइस के साथ ट्रीट करोगे, फिर एकदम से हीट यानी 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख दोगे, फिर दोबारा आइस, फिर वो कॉम्पिटेंट हो गया, फिर उसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। ये था हीट शॉक ट्रीटमेंट यानी केमिकल मैथड। फिर इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल मैथड। फिजिकल मैथड यानी माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हो, बायोलिस्टिक जीन गन का यूज़ कर सकते हो। माइक्रो इंजेक्शन जो है वो एनिमल सेल्स में काम आता है और बायोलिस्टिक जीन गन प्लांट सेल में काम आता है। माइक्रो इंजेक्शन में क्या है, तुम होस्ट सेल के अंदर डायरेक्टली उसके न्यूक्लियस में जीन को इंसर्ट कर दोगे। और बायोलिस्टिक जीन गन में क्या होता है, गोल्ड एंड टंगस्टन इज कोटेड विद डीएनए एंड बोmbarded विद हाई वेलोसिटी ऑन प्लांट सेल टू टेक अप फॉरेन जीन। अब जो गोल्ड और टंगस्टन को डीएनए के ऊपर लपेटा जाता है जिससे फिर हाई वेलोसिटी की मतलब हाई स्पीड से उसको बोmbard किया जाता है प्लांट सेल के अंदर ताकि वो फॉरेन जीन ले। थर्ड पार्ट देखते हैं होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डिसआर्म पैथोजन वेक्टर, मतलब वेक्टर जो कि इन्फेक्शन कोज करता है उसी को यूज़ करके सेल को इन्फेक्ट किया जाता है ताकि वो आरडीएनए को होस्ट में डाल सके। तो जैसे रेट्रोवायरस, पैपिलोमा वायरस, एडिनोवायरस एनिमल में और एग्रोबैक्टीरियम प्लांट्स में। एग्रोबैक्टीरियम और रेट्रोवायरस अभी हमने पढ़ा कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब 6 स्टेप के बाद आता है 7 स्टेप जिसमें बायोरिएक्टर्स का यूज़ होता है। बायोरिएक्टर एक स्पेशली डिज़ाइन वेसल्स या कंटेनर होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट सेल या एनिमल सेल को कंट्रोल कंडीशन में ग्रो कराया जाता है ताकि डिज़ायर्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे बनाया जा सके। मेन फंक्शन में आता है बायोरिएक्टर में कुछ कंडीशंस देनी पड़ती है। बायोरिएक्टर्स के पास एसिड बेस कंट्रोल सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, फोम ब्रेकर्स होते हैं, स्टेराइल एनवायरनमेंट भी होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो सके और प्रॉपर एरेशन का भी इंतज़ाम होता है। इसमें आप 100 से 1000 लीटर ऑफ सैंपल को कल्चर कर सकते हो, लार्ज अमाउंट में कल्चर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है स्टिरिंग टाइप। स्टिरिंग टाइप 2 तरह का, एक सिंपल स्टर्ड और एक स्पार्ज स्टर्ड। सिंपल स्टर्ड जो है उसका बेस कर्ड होता है, जैसे कर्व बेस होता है, तो इसको तुम डायग्राम में भी देख लोगे। स्पार्ज स्टर्ड जो है उसका फ्लैट बेस होता है, स्पार्ज ट्यूब उसके अंदर प्रेजेंट होती है जो कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड करती रहती है। अब कल्चर जो है वो 2 तरह का होता है, एक बैच कल्चर और एक कंटिन्यूस कल्चर। बैच कल्चर जो है वो क्लोज सिस्टम होता है और कंटिन्यूस कल्चर ओपन सिस्टम होता है। बैच कल्चर में तुमको एक बार में ही न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, बीच में कोई नहीं डाल सकते। मतलब जैसे एक बार तुम ये डाल रहे हो फिर वो उसके बीच से ही वो दूसरा डाल रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। और कंटिन्यूस कल्चर में चलते चलते में तुम कुछ भी डाल सकते हो। अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट डालना है, कोई न्यूट्रिएंट्स डालने हैं तो वो तुम ऊपर से साथ साथ वो चलता रहता है और साथ साथ तुम डालते रहते हो। तो इनका ये ग्राफ बनता है, जैसे ये एक्सपोनेंशियल इसमें मेंटेन रहता है, इसमें लैग, लॉग और स्टेशनरी फेस आता है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप की जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्लीन, प्यूरिफाई और प्रोडक्ट को बनाना, यानी सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बिफोर मार्केटिंग। लास्ट में तुमने बायोरिएक्टर की मदद से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिया लार्ज स्केल पे, अब तुम उसको क्लीन करोगे, प्यूरिफाई करोगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले सेपरेशन, जो भी कल्चर मीडिया है, सेल्स है, उसको डिजायर्ड प्रोडक्ट से सेपरेट करोगे। फिर उसके बाद प्यूरिफाई करोगे, उसको अनवांटेड सब्सटेंस या इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें हटा दोगे। फिर उसकी हो जाएगी फॉर्मुलेशन, यानी जो प्यूरिफाइड प्रोडक्ट था उसको कन्वर्ट कर दोगे सूटेबल फॉर्म, जैसे टैबलेट, इंजेक्शन या सोल्यूशन, जिसमें भी जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट होगा उसकी फॉर्मुलेशन कर दोगे। फिर होगी क्वालिटी टेस्टिंग, जो भी प्रोडक्ट था उसको चेक होगी, उसकी प्योरिटी, सेफ्टी, पोटेंसी और क्वालिटी चेक होगी। फिर उसके बाद पैकेजिंग और स्टोरेज। फाइनली द प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली पैक्ड। सपोज जेनेटिकली मॉडिफाइड इकोलाई जो है वो ह्यूमन इंसुलिन बनाता है, बायोरिएक्टर में उसने प्रोड्यूस कर दी, तो इंसुलिन जो है इमीडिएटली रेडी थोड़ी हो जाता है पेशेंट्स के लिए। पहले इकोलाई, फिर इंसुलिन और कल्चर मीडिया ये हुआ, फिर इनको सेपरेट करेंगे, फिर प्यूरिफिकेशन होगी इंसुलिन की, फिर उसकी फॉर्मुलेशन और क्वालिटी टेस्टिंग होगी कि ये सही है या नहीं, फिर फाइनल इंसुलिन प्रोडक्ट बन जाता है। दैट्स इट।
तो ये था हमारा लास्ट ये हमने कंप्लीट कर लिया है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन सब्सक्राइब।